हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने 5th लेसन की शुरुआत कर दी थी और उसके अंदर हमारी 2 क्लासें पूरी हो चुकी है। 5th लेसन का नाम क्या है? वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ठीक है, तो एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी की क्लास चल रही है, ये सभी को पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, उसमें हमारी 2 क्लासें पूरी हो चुकी है। अगर कोई नया बच्चा है जिन्होंने वो क्लासें नहीं लगाई है तो पहले आप उनको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, अभी तो आप इसी को कंटिन्यू रखिए, उसके बाद में आप वो दोनों क्लासें भी देख लीजिए ताकि आपका पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो सके। ऐसा नहीं कि बीच में से पढ़ रहे हैं कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने 5th लेसन की शुरुआत कर दी थी, उसमें 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। 2 क्लासों के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा था कि जेनेटिक्स जो होती है या जिसे हम कहते हैं आनुवंशिकी, वो किसे कहा जाता है या आनुवंशिकी जो है वो क्या है। तो हमने उसमें देखा था कि इसमें 2 चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, एक तो वंशागति का और एक विभिन्नताओं का, या विविधता भी विभिन्नता को ही कहा जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो वंशागति और विभिन्नता दोनों की ही परिभाषा हमने देख ली थी। उसके बाद में हमने बहुत सारे और भी टॉपिक्स क्लियर किए थे, जैसे कि जो मेंडल हैं उनका जीवन परिचय हमने पढ़ा था। मेंडल का जीवन परिचय क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि उनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, आप उन्हीं के बारे में सब कुछ पढ़ोगे इस लेसन के अंदर। तो आनुवंशिकता के जनक जो कि मेंडल हैं, हमने उनका जीवन परिचय पढ़ लिया था। हमने ये देखा था कि उन्होंने 7 वर्षों तक एक पौधे पर कार्य किया था और उस पौधे का नाम क्या है? पाइसम सटाइवम, जो कि साइंटिफिक नेम है। और उसका जो हम घरेलू नाम देखें तो वो क्या हो गया? उद्यान मटर। ठीक है, उन पर उन्होंने 7 वर्षों तक कार्य किया था और उसी मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया था उसके कारण भी हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे। ठीक है, और उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि उन्होंने उस मटर के पौधे के 7 लक्षणों को लिया था। ठीक है, और 7 लक्षण किस प्रकार से थे वो भी हमने प्रभावी अप्रभावी के रूप में देख लिए थे। और उसके बाद में हमने कुछ आनुवंशिक शब्दावलियों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने केवल 2-3 शब्दावलियाँ ही देखी थी। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा था जो जीन या कारक जो होते हैं वो क्या होते हैं, जीन या कारक किसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमने समजात और असमजात गुणसूत्रों की बात की थी। ठीक है, और उसके बाद में एक छोटा सा शब्द पढ़ा था, लोकस या स्थल किसे कहा जाता है। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और भी शब्दावलियाँ हैं बहुत सारी जिनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई शब्द आगे आने वाला है एक आधे किसी टॉपिक में इसलिए हम पढ़ रहे हैं, नहीं, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न की परिभाषाएं बताइए या निम्न पर टिप्पणी लिखिए, और टिप्पणी के अंदर आपको 2-3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। बताइए युग्म विकल्पी किसे कहते हैं, समजात असमजात गुणसूत्र किसे कहते हैं, स्थल किसे कहते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको पूछे जा सकते हैं, तो उनकी परिभाषाएं आपको लिखी जा सकती है, वहाँ पे लिखवाई जा सकती है, तो वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था जीन के बारे में। तो जीन क्या होती है? जीन आनुवंशिकता की वह इकाई है या वंशागति की वह इकाई है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, अब आप सोचोगे ये वापस क्यों बता रहे हैं? बताना ज़रूरी है क्योंकि आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इससे संबंधित हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं युग्म विकल्पी। ठीक है, तो युग्म विकल्पी को समझने से पहले आपको जीन या कारक समझना जरूरी है। जीन और कारक दोनों ही एक ही होते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि जैसे जीन जो शब्द है वो किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। कारक शब्द किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। ये तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र हैं और गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए से बने होते हैं। ये इसके अंदर मान लो डीएनए हो गया, तो डीएनए के बने होते हैं। और गुणसूत्र का वह खंड जो क्या कर दे? गुणसूत्र का कोई खंड, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये खंड है, गुणसूत्र का वह खंड यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोई खंड है। ये खंड मान लो कि पूरी की पूरी, यानी कि डीएनए का वह खंड जो क्या कर दे? डीएनए का वह खंड जो पूरा का पूरा किस में बदल जाए? आरएनए में बदल जाए या आरएनए बना दे। डीएनए का वह खंड जो क्या बना दे? एक पूरा कंप्लीट आरएनए बना दे, उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो एक तरह से ये जो खंड है वो इसका क्या हो गया? जीन हो गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? जीन हो गया। ठीक है, और ये जो डीएनए आरएनए हैं वो एक प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं, स्पेशल प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं जो कि लक्षण को उत्पन्न करते हैं। यानी कि लक्षण के लिए, जैसे मान लीजिए मेरा कोई आई का कलर है, आँख के रंग का
जो आँख का जो रंग है या बालों का रंग है, तो वो किसी न किसी प्रोटीन की वजह से आएगा। ठीक है, तो ये लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। तो जीन क्या है, जीन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ले जा रही है, ठीक है, और लक्षणों को उत्पन्न भी कर रही है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं युग्म विकल्पी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? युग्म विकल्पी। और ध्यान रहे, युग्म विकल्पी को ही एलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है। युग्म विकल्पी को ही क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है। अब युग्म विकल्पी क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं? देखिए, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए कि ये जो जीन है, ये एक स्पेशल प्रकार का कोई प्रोटीन बना रही है, और प्रोटीन जो है वो क्या करेगा, मान लीजिए कि हमारी आँखों के कलर को डिसाइड करेगा, यानी हमारी आई के रंग का, हिंदी में लिख लेती हूँ मैं, आँख के रंग को डिसाइड करेगा। ठीक है, और समजात गुणसूत्रों की हमने एक विशेषता देखी थी। जब हमने समजात गुणसूत्र पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि समजात गुणसूत्र किसे कहेंगे? जो लंबाई, आकार, आकृति में तो समान हो, लेकिन उसमें एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के जीन भी उपस्थित होते हैं। तो इसके अंदर भी मान लो कि ये जीन है, यहाँ पर कोई खंड है, यहाँ पर कोई जीन है, तो ये जीन भी क्या करेगा? आँखों के रंग को डिसाइड करेगा, आँखों के रंग को डिसाइड करेगा। ठीक है, समझना ध्यान से, आँखों के रंग को डिसाइड करेगा। ठीक है, चलो अब हमने ये देख लिया। अच्छा, यहाँ पर कोई जीन है जो आँखों के रंग को डिसाइड कर रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई जीन है, दूसरा कोई जीन है जो कोई और लक्षण की उत्पत्ति कर रहा है या कोई और लक्षण प्रकट कर रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर हम पौधे के संबंध में बात करें, आँखों के रंग को आप रहने दो, अगर हम पौधे के संबंध में बात करें, जैसे कि हम क्योंकि मटर के पादप को पढ़ने वाले हैं, तो हम यहाँ पर उसके संबंध में चर्चा करें, तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो जीन था, है ना, यहाँ पर जो कोई जीन था, वो मान लीजिए कि लंबे पौधे की लंबाई को डिसाइड कर रहा है या ऊंचाई को डिसाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? लंबाई या ऊंचाई को डिसाइड कर रहा है। और ये प्रोटीन जो है, ये लंबेपन को दर्शाने वाला प्रोटीन है, यानी कि मान लीजिए कि इसकी वजह से, ये जो जीन है, इस जीन की वजह से जो प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन क्या काम करेगा? पौधे की लंबाई को बढ़ा देगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम लंबाई को बढ़ाने वाला जीन लिख रहे हैं, या लंबाई को बढ़ाने वाला जीन उपस्थित है यहाँ पर, और वो लंबाई को बढ़ाने वाले जीन को हम कैपिटल T से शो कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कैपिटल T से शो कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम प्रकार का जीन होगा, यानी कैपिटल T प्रकार का जीन होगा, और वो भी क्या करेगा? लंबाई को बढ़ाने का काम करेगा। जीन जो है वो क्या करेगा? पौधे की लंबाई को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, अब समझना ध्यान से, अगर मान लीजिए कि किसी कारण से ये क्रोमोसोम खराब हो जाए, एक गुणसूत्र खराब हो जाए, क्योंकि गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम क्या है? खराब हो जाए, तो खराब होने की वजह से यहाँ पर ये जीन जो है वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा, और अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये जो गुणसूत्र है या ये जो जीन है, ये जब प्रोटीन ही नहीं बना पाएगा, तो क्या ये पौधे की लंबाई को बढ़ाएगा? क्या नहीं बढ़ाएगा। पौधे की लंबाई कैसे बढ़ेगी? जब वो प्रोटीन ही नहीं बना पा रहा है, तो पौधे की हाइट क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो हाइट छोटी होने को दर्शाने के लिए जो हम जीन का या प्रयोग करेंगे यहाँ पर, वो क्या करेंगे? स्मॉल t से इसको दर्शाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? स्मॉल t का मतलब क्या है? यहाँ पर वो जीन उपस्थित है जो पौधे की लंबाई को बढ़ने नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका जीन ही क्या हो गया? खराब हो गया, प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा, या बनेगा तो खराब प्रोटीन बनेगा, और वो खराब प्रोटीन जो है वो पौधे की लंबाई को बढ़ाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक ही लक्षण के लिए, यहाँ पर लक्षण क्या है हमारे पास में? यहाँ पर लक्षण है लंबाई का, और लंबाई के लिए जो लक्षण लिया हमने, उसके लिए हमारे पास में दो विकल्प हैं, या दो हमारे पास में क्या हो गए? जीन हो गए। एक तो हमारे पास हो गया कैपिटल T, और एक हमारे पास क्या हो गया? स्मॉल t। एक तो हमारे पास क्या हो गया? कैपिटल T, और एक हमारे पास क्या हो गया? स्मॉल t। कैपिटल T तो क्या करेगा? लंबाई को बढ़ाएगा, और स्मॉल t जो है वो अपना प्रभाव दिखा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन का निर्माण हुआ ही नहीं है। ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन बना ही नहीं, तो ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, यानी कि इसकी वजह से पौधा जो है वो क्या हो जाएगा? छोटा रह जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर ये दोनों साथ में हैं, तो क्या होगा? जो कैपिटल T होगा वो अपना प्रभाव प्रकट कर देगा, जिसकी वजह से पौधा लंबा हो जाएगा। क्या होगा? जिसकी वजह से पौधा लंबा हो जाएगा।
ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो युग्म विकल्पी है या जो एलील्स है वो किसे कहेंगे। युग्म विकल्पी की या आप एलील्स की परिभाषा कैसे दोगे। ठीक है, चलो एक बार पहले इनको मिटा दिया जाए। तो आप क्या लिख सकते हो कि किसी एक लक्षण को या आप इसकी परिभाषा और मैं कैसे आपको इजी तरीके से लिखवा सकती हूँ, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, है ना, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, ये लिख लेते हैं, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के विपर्यासी स्वरूप को या किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप भी आप लिख सकते हो, या विपर्यासी स्वरूप को क्या कहा जाता है, को जीन को युग्म विकल्पी कहा जाता है। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप या विपर्यासी स्वरूप को युग्म विकल्पी कहा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे एक काम कीजिए, जीन के दो विपर्यासी लिख लीजिए, दो विपर्यासी स्वरूप लिख लीजिए। अब लक्षण तो क्या है, एक है, यानी लक्षण तो हमें लेना है ऊंचाई का, लेकिन ऊंचाई जो है उसके दो विपर्यासी स्वरूप हो गए। एक तो जो लंबेपन को दर्शाएगा, ठीक है, एक तो लंबापन को दर्शा रहा है वो हो गया, और एक क्या कर रहा है, बोनेपन को दर्शा रहा है, वो लक्षण हो गया। तो जो लंबेपन को दर्शाएगा उसे तो हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल टी से, बोनेपन को दर्शा रहा है उसको हम कैसे लिख रहे हैं, स्मॉल टी से। तो यानी कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही क्या हो गए, युग्म विकल्पी हो गए। क्या हो गए, युग्म विकल्पी। हमने परिभाषा क्या लिखी है, देखिए, किसी एक लक्षण को, लक्षण तो क्या है, ऊंचाई का लक्षण है, एक लक्षण है, ऊंचाई का लक्षण है, इसको नियंत्रित करने वाले जीन के, देखो ये दोनों जीन ही तो थे, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, ये जीन ही तो थे, ये जीन ही है जो आरएनए बनाएंगे, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन ही लक्षणों को निर्धारित करेगा। अब अगर मान लो अच्छा वाला प्रोटीन बन गया तो लंबाई बढ़ जाएगी, नहीं बना यानी कि प्रोटीन खराब हो गया या नहीं बना तो लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होने का मतलब लंबाई बढ़ ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो हमने एक लक्षण के दो स्वरूप पढ़े हैं, एक लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन के दो स्वरूप पढ़े हैं। एक तो लंबाई तो लक्षण हो गया इसका, ठीक है, लंबाई तो क्या हो गया, लक्षण हो गया, लेकिन इसके दो स्वरूप हो गए, एक तो जो लंबाई बढ़ाएगा और एक जो लंबाई को नहीं बढ़ने देगा, तो दो स्वरूप हो गए। तो ये दोनों ही एक प्रकार से दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एलील हो गए। क्या हो गए, एलील या युग्म विकल्पी। ठीक है, एलील या युग्म विकल्पी। आगे बात समझ में, ठीक है। इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, सिर्फ ऊंचाई का ही नहीं, हम देख सकते हैं कि जैसे मान लो कि कोई बीज है, तो बीज का आकार क्या है, गोल, और हमने देखा था ना प्रभावी अप्रभावी के अंदर, उसमें हमने देखा था, तो गोल है। जैसे मान लो कि एक एलील है जो बीज को क्या कर रहा है, गोल आकार प्रदान कर रहा है, या एक जीन जो है वो बीज को क्या कर रहा है, गोल आकार प्रदान कर रहा है, और एक जीन जो है वो जो बीज को जो है वो क्या कर रहा है, जुरीदार कर रहा है। जुरीदार का मतलब वो सिकुड़ा रहा है, गोल आकार नहीं प्रदान कर रहा है। तो इसके भी दो एलील हो गए, एक तो जो आकार को गोल कर रहा है, एक जो आकार को क्या कर रहा है, जुरीदार कर रहा है। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। यानी किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप को क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। ठीक है, एलील के एग्जाम्पल आपने देख लिए, ये जो है एलील है, एक दूसरे के एलील है, जो एक तो लंबाई को बढ़ा रहा है, एक लंबाई को कम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के एलील हो गए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो गया हमारा युग्म विकल्पी। आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं समयुग्मजी और विषम युग्मजी। हो गया, ठीक है। तो ये हो गए एलील। तो आपको परिभाषा एक ही लिखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो भाई कि लंबाई को नियंत्रित करने वाले जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं, जैसे एक तो ऊंचाई को, एक तो लंबेपन को दर्शाने वाला, ठीक है, और एक बोनेपन को दर्शाने वाला।
हम पढ़ेंगे समयुग्मजी और विषमयुग्मजी के बारे में। क्या होते हैं समयुग्मजी और विषमयुग्मजी एलील्स के बारे में। समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस एंड विषमयुग्मजी यानी कि हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में मैं आपको एक बीच में लाइन खींच के अंतर ही बता देती हूँ। ठीक है, एक तरफ हम लिखेंगे समयुग्मजी, समयुग्मजी इसे हम कहते हैं होमोजाइगस, एंड एक तरफ हम कहते हैं विषमयुग्मजी, विषमयुग्मजी, विषमयुग्मजी इसे हम कहते हैं हेटेरोजाइगस। व्हाट इज समयुग्मजी एंड व्हाट इज विषमयुग्मजी। देखो समयुग्मजी का मतलब क्या होता है। समयुग्मजी यानी सम का मतलब हो रहा है समान। ठीक है, विषम का मतलब होता है अलग अलग। जब किसी भी लक्षण को, कोई भी लक्षण है उसको प्रकट करने वाला या उसको दर्शाने वाला, या हम कैसे कह सकते हैं कि जब एक ही लक्षण को प्रकट करने वाले जीन के, जब एक ही लक्षण को प्रकट करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी बिल्कुल सेम हो, एक जैसे हो, तब तो उसे क्या कहेंगे, समयुग्मजी कहेंगे। ठीक है, जब एक ही लक्षण को निर्धारित करने वाले या एक ही लक्षण को प्रकट करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी क्या हो, बिल्कुल समान हो, तब तो उसे कहेंगे समयुग्मजी। और अगर दोनों युग्म विकल्पी बिल्कुल अलग अलग हैं तो उसे हम कहेंगे विषमयुग्मजी। ठीक है, एलील्स अगर एक जैसे हैं, युग्म विकल्पी अगर एक जैसे हैं, जैसे कि कैपिटल टी या स्मॉल टी दोनों सेम हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में मैंने बताया कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो देखो दोनों युग्म विकल्पी क्या है, ये दोनों युग्म विकल्पी जो केवल और केवल क्या करेंगे, लंबाई को प्रकट करेंगे, और ये क्या करेंगे, ये बौनेपन को दर्शाएंगे, ये बौनेपन को प्रकट करेंगे। ठीक है, ये दोनों भी सेम है, तो दोनों सेम है युग्म विकल्पी, तब तो वो कैसे हैं, समयुग्मजी है। और अगर दोनों ही युग्म विकल्पी, यानी मान लीजिए एक तो लंबाई को प्रकट करेगा, एक बौनेपन को दर्शाएगा, ठीक है, तब ये दोनों कैसे हो गए, विषमयुग्मजी हो गए। क्या हो गए, विषमयुग्मजी। तो समयुग्मजी क्या होते हैं कि जब किसी लक्षण को प्रकट करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान हो तो उसे हम कहते हैं समयुग्मजी। और जब दोनों युग्म विकल्पी बिल्कुल अलग अलग हो, लक्षण तो वह वही प्रकट हो रहा है, लक्षण कौन सा है, ऊंचाई का लक्षण है, लेकिन युग्म विकल्पी कैसे हैं, अलग अलग है। यहाँ पर एक तो क्या करेगा, लंबाई को बढ़ाएगा, और दूसरा क्या करेगा, लंबाई को कम करने की कोशिश करेगा, बट वो कोशिश में नाकाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लंबाई का जो युग्म विकल्पी है वो अपना लक्षण प्रकट कर देगा, वो प्रभावी हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे प्रभावी अप्रभावी क्या किसे कहते हैं जो। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, जब एक विपर्यासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले, जब एक विपर्यासी लक्षण को, जब एक विपर्यासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो तो उसे क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। ये तो आप खुद ही लिख सकते हो। और इधर हम क्या लिखेंगे, जब एक विपर्यासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी कैसे हो, अलग अलग हो। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ यहाँ पे, दोनों युग्म विकल्पी, पूरा आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में, मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रही हूँ। ठीक है, दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग हो तो उसे हम क्या कहते हैं, विषमयुग्मजी कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, विषमयुग्मजी। आप शॉर्टकट में नहीं लिखेंगे, आप इसको पूरी तरह से इसी तरह से लिखना है कि जब एक विपर्यासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी कैसे हो, अलग अलग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, विषमयुग्मजी कहते हैं। आ गई बात समझ में, दोनों युग्म विकल्पी कैसे हो, अलग अलग हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, विषमयुग्मजी। और जब एक समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। तो ये अंतर आप पूरे के पूरे लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो समयुग्मजी स्थिति है, समयुग्मजी स्थिति देखना, समयुग्मजी स्थिति सदैव कैसी होती है, सदैव यानी हमेशा शुद्ध होती है।
सदैव शुद्ध होती है। कैसे भैया शुद्ध कैसे? देखो अब हम क्या कह रहे हैं कि दोनों युग्म विकल्पी सेम है। मान लो या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो ये दोनों कैसे हैं? शुद्ध हैं। शुद्ध का मतलब ये पूरी तरह से लंबाई को ही प्रकट करेगा, ये लंबाई को ही लंबाई का ही प्रभाव प्रकट करेगा, और ये पूरी तरह से कैसे क्या कर रखेगा? पौधे को बोना रखेगा। अगर मान लो पौधे के अंदर ये लक्षण आ रहे, तो अगर मान लो कि दोनों युग्म विकल्पी समान हैं दोनों युग्म विकल्पी समान हैं, तब तो वो पौधे को पूरी तरह से लंबा करेगा, यानी इसके अंदर कोई बोनेपन का गुण है ही नहीं, कोई और गुण है ही नहीं। और अगर मान लीजिए कि दोनों युग्म विकल्पी मान लीजिए दोनों के जीन जो है वो बोने प्रकार के हैं, या ये क्या कर रहे हैं? बोनेपन को प्रकट कर रहे हैं, तो ये केवल और केवल बोनापन ही प्रकट करेंगे, इसमें कोई लंबाई का लक्षण आएगा ही नहीं। तो ये सदैव स्थिति कैसी होती है? शुद्ध होती है। लेकिन विषम युग्मजी जो अवस्था है, देखना इसमें विषम युग्मजी अवस्था सदैव कैसी होगी? संकर लक्षणों वाली होगी। सदैव संकर लक्षणों वाली होगी। कैसे संकर लक्षण है भाई? कैसे संकर लक्षण है? इसका एग्जांपल अपन ने क्या देखा था? कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये संकर लक्षण ही तो है। एक तो लंबेपन को दर्शा रहा है, एक बोनेपन को दर्शा रहा है, दो अलग अलग युग्म विकल्पी हो गए, मतलब लक्षण तो एक ही है, एक ही लक्षण के युग्म विकल्पी है। लेकिन ये देखो प्रकट क्या करेंगे यहाँ पर? ये तो लंबाई को प्रकट करेगा, ये बोनेपन को प्रकट करने की कोशिश करेगा, तो दोनों ही युग्म विकल्पी क्या हो गए? देखो अलग अलग है ना, दोनों युग्म विकल्पी क्या है? अलग अलग है। तो अलग अलग है तो ये देखो इनके अंदर सेम, या यहाँ पर अगर हमने देखा था कि ये पूरी तरह से लंबाई को प्रदर्शित कर रहे थे और ये पूरी तरह से बोनेपन को प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन इसमें जो गुण होगा वो कैसा होगा? आएगा तो पौधा लंबा, लेकिन इसमें गुण किसका है? बोनेपन का भी तो है, बोनेपन का भी तो इसमें एलील उपस्थित है। तो ये कैसा है? संकर लक्षणों वाला हो गया। संकर लक्षणों को आप ऐसे भी समझ सकते हो, संकर का मतलब क्या होता है? जब दो अलग अलग प्रकार के जीव हैं या अलग अलग प्रकार के लक्षणों वाले जीव हैं, उन दोनों का क्रॉस करवाया जाता है, तो उसे अपन कहते हैं संकर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया? एक तो लंबे पौधे को लिया, एक बोने पौधे को लिया, उन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, तभी तो हमें ये स्थिति प्राप्त हुई। एक तो हमने क्या किया? लंबे पौधे को लिया, एक हमने बोने पौधे को लिया, दोनों के बीच क्रॉस करवाया, तभी तो हमें विषम युग्मजी अवस्था प्राप्त हुई। विषम युग्मजी के मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों अलग अलग है ना। ठीक है, तो ये कैसे हो गए? संकर लक्षण वाले हो गए। दो चीजों का संकरण करवाया आपने, दो अलग अलग लक्षणों वाले पौधों का संकरण करवाया, एक तो लंबा था, एक बोना था। ठीक है, जबकि इसके अंदर या तो लंबा या फिर बोना। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड इसका अंतर। अब देखना समयुग्मजी समयुग्मजी अवस्था जो होती है वो सदैव प्रभावी कैसे? कैपिटल टी या अप्रभावी कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकती है या होती है। अगर वो कैपिटल टी आ रहा है, देखो समयुग्मजी का मतलब समान, तो ये अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। ठीक है, ये तो हमेशा ही अपना प्रभाव प्रकट करेंगे। और ये जो है, एक मिनट, इसमें आप लिखेंगे स्मॉल टी। ठीक है, या तो वो प्रभावी होंगे या वो अप्रभावी। समयुग्मजी हमेशा कैसे होंगे? या तो प्रभावी होंगे, क्योंकि ये देखो कैपिटल टी हमेशा ही अपना प्रभाव प्रकट करते हैं, और स्मॉल टी ये अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाते हैं, तो ये या तो पूरी तरह से अप्रभावी होंगे। यानी अगर इसमें पौधा बनेगा तो या तो वो शुद्ध लंबा होगा या शुद्ध कैसा होगा? बोना होगा। ठीक है, या तो शुद्ध लंबा होगा, लंबा का मतलब उसने अपना लंबाई वाले ने अपना प्रभाव प्रकट किया, तभी तो वो लंबा हुआ। और यहाँ पर या तो वो शुद्ध कैसा होगा? बोना होगा, क्योंकि वहाँ पर वो एलील जो है वो एलील क्या नहीं बना पाया? ऐसे जीन ही नहीं बना पाया, या जीन जो है वो ऐसी प्रोटीन ही नहीं बना पाया कि पौधे की लंबाई हो सके। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से कैसा होगा? अप्रभावी होगा। लेकिन ये सदैव कैसे होंगे? प्रभावी होंगे। सदैव प्रभावी कैसे? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, तो कैपिटल टी अपना लक्षण प्रकट कर देगा। कैपिटल टी कैसा क्या करेगा? अपना लक्षण प्रकट कर देगा, तो पौधा कैसा हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। यानी यहाँ पर इसने अपना
एक एलील जो है इसका, इन दोनों में से एक एलील जो है वो क्या कर देगा, अपना लक्षण प्रकट कर देगा, जबकि एक नहीं कर पाएगा, लेकिन एक तो कर देगा ना। यहाँ पर तो या तो ये कर देगा और ये तो कर ही नहीं पाएंगे अपना लक्षण प्रकट। ठीक है, लक्षण प्रकट का मतलब इनमें तो है ही नहीं वो एलील, वो जीन या प्रोटीन बनी ही नहीं जो पौधे की लंबाई को बढ़ा सके। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमेशा यानी समयुग्मजीव में सदैव एक प्रकार के युग्मक बनते हैं, सदैव एक प्रकार के युग्मक, सदैव एक प्रकार के युग्मक। कैसे युग्मक अगर आपको बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे आप, मेरे पास जगह ही नहीं है इतनी। युग्मक अगर आपको बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, मान लीजिए कि आपने लिया कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो ध्यान रखिएगा आपको अगर दोनों ही एक ही प्रकार के युग्म विकल्पी हैं, दोनों ही एक ही प्रकार के सेम युग्म विकल्पी हैं, तो इनमें से केवल आपको युग्मक अगर आपको बनाने हैं तो क्या लोगे आप, केवल एक ही प्रकार का एलील लोगे, तो ये युग्म विकल्पी बन गया। इसमें से अगर आपको बनाना है तो क्या करोगे आप, एक स्मॉल टी ले लो, तो एक ही प्रकार के युग्म विकल्पी बने। लेकिन अगर आप इसमें देखो तो इसमें आप यूं देखोगे, इसमें दो प्रकार के युग्म विकल्पी बनेंगे। थोड़ा सा ऊपर लिख लेती हूँ, दो प्रकार के युग्म विकल्पी बनेंगे, दो प्रकार के युग्म विकल्पी। दो प्रकार के युग्म विकल्पी कैसे, आपने कैपिटल टी स्मॉल टी लिया तो दो प्रकार के युग्म विकल्पी नहीं, दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। दो प्रकार के युग्मक कैसे बनते हैं, आपने लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, तो इसके दो युग्मक हो गए, एक तो आप ले लो लंबाई वाला और एक आप ले लो बोनेपन वाला, तो दो प्रकार के युग्मक बन गए, जबकि इनके अंदर केवल एक एक प्रकार के बनेंगे। आप अगर साथ में समान प्रकार के हैं तो युग्मक बनाते टाइम आप एक प्रकार का, जैसे इसमें कैपिटल टी है तो उसको एक ही बार लिख लो, ये युग्मक बन गया। इसमें भी क्या करो, एक बार लिख लो स्मॉल टी, ठीक है, तो ये एक ही प्रकार के युग्म विकल्पी या युग्मक बन गए। और इसमें कैसे हो गए, दो प्रकार के युग्मक बन गए। ये हो गया समयुग्मजी और विषम युग्मजी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, मिटा दूं। ये अंतर आपको ऐसे कैसे सेम टू सेम लिखने हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रभावी और अप्रभावी एलील। प्रभावी यानी डोमिनेंट और अप्रभावी का मतलब होता है रिसेसिव। प्रभावी अप्रभावी एलील किसे कहेंगे, प्रभावी और अप्रभावी। एलील का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है। अब प्रभावी अप्रभावी एलील का मतलब क्या होता है, एक तो आता है प्रभावी शब्द, प्रभावी एलील, और एक आता है अप्रभावी एलील। देखो प्रभावी और अप्रभावी एलील का मतलब क्या होता है। प्रभावी की बात करते हैं, इसे कहते हैं डोमिनेंट। क्या कहते हैं, डोमिनेंट। अप्रभावी का मतलब होता है रिसेसिव, इंग्लिश में बोलते हैं रिसेसिव। प्रभावी का मतलब क्या है, देखना ध्यान से। जब विषम युग्मजी अवस्था में, विषम युग्मजी अभी भी पढ़ा अपन ने, विषम युग्मजी का मतलब मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। जब विषम युग्मजी अवस्था में कोई एलील अपना लक्षण प्रकट कर देता है, जब विषम युग्मजी अवस्था में, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, एक काम करती हूँ मैं, नहीं ऐसे नहीं, इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। तो प्रभावी एलील किसे कहेंगे, प्रभावी एलील किसे कहेंगे और अप्रभावी एलील किसे कहेंगे। जब विषम युग्मजी अवस्था में, जब विषम युग्मजी अवस्था में कोई एलील अपना लक्षण प्रकट कर देता है, लक्षण प्रकट कर देता है, उसे कहते हैं प्रभावी एलील या प्रभावी युग्म विकल्पी या प्रभावी भी कह सकते हो, ठीक है। और इस घटना को क्या कहते हैं, प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रभाविता कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लेते हैं एग्जाम्पल कैपिटल टी और स्मॉल टी।
तो ये पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कैसे होते हैं, विषम युग्मजीय अवस्था है। कैसी है? विषम युग्मजीय अवस्था है। 1 मिनट बच्चों, थोड़ी शोर हो रहा है, मैं इसको बंद करवा देती हूँ। चलिए, हाँ भैया, तो हम क्या पढ़ रहे थे? देखिए, प्रभावी किसे कहेंगे? जब कोई विषम युग्मजीय अवस्था में कोई एलील अपना लक्षण प्रकट कर देता है। विषम युग्मजीय अवस्था कौन सी हो गई? जब हम 2 अलग अलग एलील ले रहे हैं तो उसे विषम युग्मजीय अवस्था कह रहे हैं। तो इसमें ये कैपिटल टी है ना, ये क्या करेगा? अपना लक्षण प्रकट कर देगा। यानी जो पौधा बनेगा, जब इसमें दोनों एलील जाएंगे तो ये कैपिटल टी वाला लक्षण जो है, जो एलील है वो अपना लक्षण प्रकट कर देगा, जबकि स्मॉल टी वाला जो एलील है वो अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पौधा तो कैसा होगा? पौधा तो फिर भी क्या होगा? लंबा ही होगा। पौधा कैसा होगा? लंबा ही होगा, क्योंकि इसने अपना लक्षण क्या किया? प्रकट कर दिया। अब अप्रभावी के अंदर क्या होता है कि जब विषम युग्मजीय अवस्था में कोई एलील अपना लक्षण जो है वो प्रकट नहीं कर पाता है, लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रभावी कहते हैं। जैसे कि विषम युग्मजीय अवस्था वो की हुई है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये जो एलील है, यानी स्मॉल टी वाला जो एलील है वो अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाएगा, और इसी को हम क्या कहेंगे? अप्रभावी। ठीक है, इसने अपना प्रभाव प्रकट नहीं किया, अपना प्रभाव दिखाया ही नहीं। इसकी उपस्थिति में इसने कैपिटल टी ने अपना प्रभाव दिखा दिया। ठीक है, तो ये तो प्रभावी हो गया, और ये कैसा हो गया? अप्रभावी हो गया। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलिए, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मुझे पता है कि आज हमने 2-3 टॉपिक ही पढ़े हैं, बहुत ही छोटी सी क्लास हुई है हमारी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट क्लास में आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवा पाऊँ। छोटी क्लास इसलिए हो रही है क्योंकि कोचिंग के अंदर कुछ काम चल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो जाएगा। तो आज के हमने जो भी पढ़ा है आप उनको रिवाइज़ कीजिए। कम ही पढ़ा है लेकिन कुछ तो पढ़ा ही है हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि बड़ी क्लास ले ले, और उसमें जो आज का रह गया है टॉपिक वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर करवा दूँ। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू सो मच, बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लासों को, जो हिंदी मीडियम की अपनी क्लासें चल रही हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छे कमेंट तो बिल्कुल करने ही है। ठीक है, अच्छे कमेंट आते हैं तो एक एनर्जी मिलती है कि फटाफट से क्लास लेनी भी है ना। और आजकल तो मैं फटाफट क्लासें ले भी रही हूँ। हालांकि आज की क्लास हमारी छोटी हो पाई है, ज़्यादा हमने टॉपिक नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो पढ़े हैं ना, पढ़े जो हैं हमने, उनको आप ज़रूर अपना एक बार टाइम निकाल कर उनको ज़रूर पढ़ें आप एक बार। उनमें कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए इसके नीचे। ठीक है, उसको मैं फटाफट से आपको जो भी अगली क्लास आएगी उसमें आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि क्या मैम जो मेंडल का जो जीवन परिचय है वो आता है क्या एग्ज़ाम के अंदर? तो बोर्ड एग्जाम में तो आपको जीवन परिचय उसका नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर कुछ पूछ लिया जाता है उससे संबंधित, और जानकारी भी होनी चाहिए ना। मेंडल कौन थे, प्रयोग हम उनके पढ़ने जा रहे हैं तो उनके प्रयोगों से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि मेंडल कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, क्या क्या काम किया उन्होंने। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको मेंडल का जीवन परिचय पढ़ाया। ठीक है, और तो मैं क्या ही बोलूँ, नेक्स्ट क्लास में और बातें करेंगे हम, बहुत सारी बातें नहीं पढ़ाई करेंगे, लेकिन आज जो भी हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिक को आपको याद करना है। ठीक है, अपनी कॉपी के अंदर उनको उतारना है, नोट्स साथ के साथ बनाते जाना है। कोई समस्या आए, कोई प्रॉब्लम आए, अच्छा कुछ बच्चों के कमेंट भी आते हैं, मैम आप अपना नंबर दे दीजिए तो हम आपको जो भी है क्वेश्चन होगा तो पूछ लेंगे। तो आपके यहाँ पर स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं आप उन्हीं पे कमेंट कर दीजिए या मैसेज कर दीजिए आप उसका, तो मेरे को जैसे भी टाइम मिलेगा, क्योंकि वो कोचिंग के नंबर हैं, तो मुझे जैसे भी टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, या फिर मैं किसी को बता दूँगी, अदर टीचर्स को या किसी को भी, तो वो आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।